नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टेहरी मलेथा देवप्रयाग का दौरा किया है। आपको बता दें, विधानसभा पहुंचकर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के स्मारक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया तथा वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गुल को देखकर उन्हें नमन किया। माधो सिंह भंडारी स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर विभिन्न स्कूलों एवं एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा निकाली गई मार्च पास्ट रैली को सलामी दी है। मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ करते हुए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के आदित्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई है। यह सामान्य मेला नहीं है, अपितु एक विशेष त्योहार है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का काम कर रहा है तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सच्चा शौर्य शक्ति में नहीं, अपितु सेवा और समर्पण में निहित होता है, जिसकी बानगी वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के कार्यों से मिलती है। उनके द्वारा क्षेत्र की खुशहाली के लिए कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में जो सिंचाई गूल बनाई गई वह आज भी लोगों को लाभान्वित कर रही है। कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रेलवे हर क्षेत्र में काम कर रही है। जनपद टेहरी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत 170 किलोमीटर में क्रैश बैरियर निर्माण किया जा रहा है। ब्रियाल गांव में आपदा में बहे पुल के स्थान पर 18 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया गया। टेहरी झील रिंग रोड निर्माण किया जा रहा है। पलायन रोकने, पर्यटन, रोजगार और व्यापार बढ़ाने हेतु नौकरी सृजन के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विधायक जी हमेशा कंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम, साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज विधायक जी उन सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। अभी हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। 35,000 से ज़्यादा यात्री हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। ये क्षेत्र भी आने वाले समय में विकास के साथ साथ होम स्टे, पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे आए। उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। पंचायती चुनाव को देखकर किस तरह का देखते हैं, भाजपा किस तरह के चल रहा है पंचायती राज, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 40 से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभासद निर्विरोध रूप से चुने गए हैं और एक नगर पालिका जो यहीं देवप्रयाग की वो निर्विरोध कल हो गई है और उसके साथ साथ 2 नगर पंचायतें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। क्रम शुरू हो गया है और एक बड़ी जीत होगी। निकाय में भारतीय जनता कुछ घोषणाएं भी की है, कुछ घोषणाएं भी की है। घोषणाएं इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने जो यहाँ के लिए जरूरी थी उनको मेरे सामने रखा है, उनको अपनी घोषणाओं में शामिल। और जिस तरीके से आज इस वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो ऐतिहासिक मेला उसमें आज शिरकत उन्होंने की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को जितनी घोषणाएं मैंने दी उन्होंने कहा मैं सारी स्वीकार कर रहा हूँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का एक इतिहास है, निश्चित तौर पर अपनी नई पीढ़ी को जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बारे में जानकारी मिले। माधो सिंह भंडारी ने अपने बच्चे का जो बलिदान दिया, तो निश्चित तौर पर जो है ये मेला आने वाले समय में अब जो मुख्यमंत्री ने इसको राजकीय और कृषि मेला भी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, तो निश्चित तौर पर इस मेले को अगली बार में। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून जिले में शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम साविन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की हैं, जो एसडीएम की अगुवाई में जांच कर रिपोर्ट डीएम को देगी। डीएम बंसल ने कहा कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग ने समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे कर नियम अनुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट दें। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित गैर पंजीकृत मदरसों का पूरा विवरण देंगे। जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों के पालन की स्थिति जैसे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई, मिड डे मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आदि पर रिपोर्ट देंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि जो हमारे लीगलाइज्ड वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं,
कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है, और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको एक हफ्ते का समय सीमा निर्धारित की गई थी, और वी एक्सपेक्ट टू गेट द रिपोर्ट्स बाय मंडे ओनली, जिसमें इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी गाइडलाइन और विदाउट एनी नॉर्म्स जो रन किए जा रहे हैं, तो उस पर स्ली ऑफ मेजर्स हमारा प्रपोज्ड है। इट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ वायलेशंस, कि कैरिंग कैपेसिटी के विदिन ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, विदाउट पंजीकरण ऑपरेट करने का कारण क्या है, क्या उनमें करिकुलम की क्या पद्धति अपनाई जा रही है, बच्चों के मुनाफिक जो कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे पढ़ाने की, रखने की, फूडिंग की, रेस्ट रूम्स की, वो है या नहीं। तो इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे ये समिति हमें रिपोर्ट कब्जों को लेकर ही जो स्ट्रेटजीज हैं वो सारी अपनाई जा रही हैं। पहली हमारी एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स बनी हुई हैं, एंटी इंक्रोचमेंट मीटिंग्स हमारी होती हैं, रियल टाइम गूगल डेटा शीट है हमारी सभी डिपार्टमेंट्स की, जिसमें सारे कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेदार हैं जो उसमें अपने से रिलेटेड इंक्रोचमेंट्स का डेटा फीड कर। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहां पर आपदा जैसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती है। आपदा के वक्त त्वरित गति से प्रभावितों तक प्रशासन कैसे पहुंचे और विभिन्न चिन्हित जगहों पर आपदा से कैसे बचाव हो पाए, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रशिक्षण के कार्य में जुटा हुआ है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसको लेकर कहा कि हमारा प्रयास है कि त्वरित रिस्पांस करते हुए आपदा प्रभावितों तक प्रशासन पहुंचे और उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी लोगों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए, खासतौर पर जो क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गिनती में आते हैं। इसके अलावा आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है उन उपकरणों को भी दुरुस्त किया जा रहा है और नए उपकरणों की खरीदारी के लिए भी संबंधित जिला प्रशासन से कहा गया है। अभी हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं, इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी, और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है, ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अपना जोर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि इस समय ये आपदा आने वाली है। तो अगर सही समय से जानकारी हमको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम आपदा के प्रभाव को कम कर पाएंगे, इससे जो नुकसान होता है उसको कम कर पाएंगे। जनपद वाइज डेटा भी मैं नहीं बता पाऊँगा, बट हमने कुल 487 करोड़ रुपया जनपदों को और विभागों को दिया हुआ है। उसमें जो भी आपदा के हमारे रूटीन के काम होते हैं उनके लिए है, राहत बचाव के कार्य हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के काम हैं, और जो डैमेजेस हुए हैं उसको ठीक करने के लिए काम है। और वो विभागों से अभी खर्चा किया जा रहा है, कुछ जनपदों से दोबारा। वहीं देहरादून में रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज कर दिया है। प्रशासन की टीम ने तड़के ही रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की है।
लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें, डीएम देहरादून की जन सुनवाई कार्यक्रम में गढ़ी कैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने तथा भूमि कब्जे की शिकायत की थी। प्रकरण संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच बिठा दी है। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीम द्वारा इस पर कार्रवाई की, जिससे एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला फरियादी को न्याय मिला। वहीं जिला प्रशासन के प्रति जनमानस का विश्वास भी बढ़ा है। इसमें देखिए, मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम। आगे बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है और 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। प्रदेश में 100 निकायों के लिए हो रही चुनाव के लिए अब 5399 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 3 अध्यक्ष 44 सभासद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी का चिन्ह मिलेगा। निर्दलीय या गैर मान्य पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आयोग ने इन प्रत्याशियों के लिए 47 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं। यह प्रक्रिया आज 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक की गई है, जिसमें सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएं। उन्होंने बताया कि मेयर अध्यक्ष के कुल 690 में से 34 रद्द हो गए, अब 656 बचे हैं। इनमें मेयर के 101, नगर पालिका अध्यक्ष के 265 और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 290 नामांकन बचे हैं। 100 निकायों में 5750 नामांकन पार्षद और वार्ड सदस्य के लिए आए हैं, जिनमें से 168 रद्द होने के बाद अब 5582 नामांकन वैध हैं। इनमें नगर निगम के पार्षद के लिए 2240, नगर पालिका के 1834 और नगर पंचायत सदस्य के 1508 नामांकन वैध पाए गए हैं। नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत नाम वापसी के दिन नगर प्रमुख नगर निगम के 25 नाम वापस लिए गए हैं। निकाय चुनाव का समीकरण आपको बताएंगे। सभासद नगर निगम के 217 नाम वापस लिए गए हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए ये जरूरी चीजें हैं। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के 51 नाम जो हैं वो वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही सदस्य नगर पालिका परिषद के 218 नाम वापस लिए गए हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत के 57 नाम जो हैं वो वापस लिए गए अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए। इसमें ही सदस्य नगर पंचायत के 214 नाम जो हैं वो वापस लिए गए हैं। एक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। 2 अध्यक्ष नगर पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 14 सभासद नगर निगम निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और इसके साथ साथ 20 सदस्य नगर पालिका परिषद निर्विरोध निर्वाचित अभी तक हो चुके हैं। तो 10 सदस्य नगर पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ये प्रक्रिया अभी तक हुई है। यह निकाय चुनाव का समीकरण अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। जो स्क्रूटनी उपरांत जो है वैध पाए गए नामांकनों की संख्या थी, वो प्रमुख और अध्यक्ष पद के लिए टोटल 650 वैध पाए गए थे हमारे नॉमिनेशंस। अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो नगर निगमों में 97, नगर पालिका परिषद में 263 और नगर पंचायत में 290 जो है ये वैध पाए गए थे। और मैं सभासद और सदस्य गणों की बात करूं तो नगर निगम में 2240, नगर पालिका परिषद में 1834 और नगर पंचायत में 1504, कुल मिला के 5578 हमारे जो है वैध पाए गए थे। अब हम नाम वापसी की अगर बात करते हैं, जो 2 तारीख को नाम वापसी हुई है, नाम वापसी हमारे जो है नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए जो है 25 तो नाम वापसी हुई है नगर निगमों में नगर प्रमुख पद के लिए, 51 हुई है नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए और 57 नाम वापसी हुई है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। टोटल मिला के 133 हो गया ये। और अगर सभासद और सदस्य गणों में नाम वापसी की मैं बात कहूं तो नगर निगम के अंतर्गत 217 जो है सभासदों ने नाम वापसी ली है, 218 नगर पालिका परिषद में सदस्य गणों ने ली है
214 जो है नगर पंचायत में सदस्यगणों ने लिए, टोटल 649 हो जाता है। अगर मैं निर्विरोध की बात करूं, उनकी नाम वापसी उपरांत जहां पर सिंगल ही कैंडिडेट रह जाता है तो वो निर्विरोध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उसमें जो है नगर पालिका परिषद में 1 और नगर पंचायत में। इधर अल्मोड़ा निकाय चुनाव में बनाए गए जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित हुआ है। इस दौरान डीएम आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी कार्मिक पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों ने सभी अधिकारियों को चुनाव की सभी बारीकियां सिखाई हैं। मतपत्र पेटी, बैलेट पेपर, मतदाता सूची आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रशिक्षण के दौरान दी गई है। दिए गए हैं और इनकी बहुत क्रूशियल ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी सब पे एक तरह से सुपरविजन का ये काम करते हैं और आर की आँख और कान होते हैं। तो इनको इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष विभिन्न चुनाव होना चाहिए। आपको बता दें, उत्तराखंड जनपद देहरादून के पुछवाधून हर्बर्टपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला का नामांकन संदिग्ध बताते हुए निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेसियों ने उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण ली और नामांकन रद्द करने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल ने 7 जनवरी 2025 के दिन मंगलवार की तिथि नियत की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर का कहना है कि उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों के दबाव में उनके नामांकन पत्र को निरस्त किया गया है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और उच्च न्यायालय ने 7 तारीख की तिथि नियत की है और मेरा अपना मानना यह है कि 7 तारीख तक उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हो जाएगा। सर, आपत्ति दर्ज होने का कारण क्या है? क्यों लगाएगी आपत्ति? सरकार ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसे सरकार का कोई भी अधिकारी प्रक्रिया को पूरी करके बगैर ये नहीं कह सकता कि ये संदिग्ध, क्योंकि सरकार ने वो सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया। अगर वो रद्द कर दिया जाता तो फिर वो सर्टिफिकेट बेकार हो जाता। तो चुनाव की प्रक्रिया के बीच में उसे संदिग्ध नहीं बताया जा सकता। यही हमने उच्च न्यायालय से के सामने अनुरोध किया। क्या उम्मीद रखती है सर 7 तारीख को हो जाएगा डिक्लेयर पूरा? भारत की न्याय परंपरा में जो लोग विश्वास करते हैं वो हमेशा डोईवाला में नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के साथ ही सभी 20 वार्ड सभासद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी अर्पणा डोंडियाल ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया व मीडिया प्रचार पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। किसी भी प्रत्याशी को किसी धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रसार करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। सर्वप्रथम तो सभी प्रत्याशियों से ये अनुरोध रहेगा कि वो जो भी सभाएं करें या जो भी परमिशंस के लिए अप्लाई करेंगे विद इन टाइम हमें समय से पूर्व अप्लाई कर दें और जितनी भी आप प्रचार प्रसार की सामग्री लेंगे वो सभी पहले पूर्व में परमिशन लेके उसके बाद ही आप कोई भी कार्यक्रम अपने करें। देखिए, सोशल मीडिया पे निगरानी के लिए जिला स्तर पे विभिन्न टीम्स बनी है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट डालें उस पर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो पहले जिला प्रशासन से और जो हमारी MCC टीम से उनसे अप्रूव करवाएं। देखिए, जिस दिन नामांकन पत्र सभी ने जमा किए थे उम्मीदवारों ने, उसी दिन हम लोगों ने उनको व्यय पंजिका जो होती है वो उपलब्ध करा दी थी। तो Thank you.